हर व्यक्ति अपना जीवन हेल्दी जीना चाहता है। आप भी यदि 100% हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं तो आज ही अपनाइए वीगन फूड। आइए वीगन फूड के बारे में लाइव डिस्कशन सुनते हैं। बायोडाइवर्सिटी पे भी बात करेंगे आज, है? मतलब इन सब जो भी इससे कनेक्टेड है अपने। आज आज हम हमारा सेंट्रल पॉइंट है वीगनिज्म, ठीक है। पिछली करेक्ट। बार मेनली एनवायरनमेंट था जो हमने लास्ट किया था। तो वीगनिज्म इज ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वी स्टडी हाउ इट इज, लेकिन बेसिकली वील टॉक अबाउट प्योरली ऑन वीगनिज्म। तो अ, सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारी कंसर्न्स क्या क्या है जिसकी वजह से हम वीगन होना चाहिए। कंसर्न नंबर वन इज हेल्थ। हमारी हेल्थ जो है वो कैसी है। वो कैसी है वो हमको पता कब चलता है, जब हम अपनी बॉडी को सुनते हैं, जब अपने शरीर को सुनते हैं, हैं? शरीर में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एज ए विटनेस, एंड देन उसके बाद अपना एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है शरीर को सुनना। कि शरीर को क्या, वैसे तो एक बात बताऊं मैं आपको, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारा शरीर इज अमेजिंग अमेजिंग मशीन, यानी कि असल में देखा जाए तो हमको कुछ भी नहीं करना है, वो सब टैकल करता है। इट टैकल्स एवरीथिंग। कुछ भी खराब भी खा लिया उसको भी कैसे न कैसे करके डाइजेस्ट करके, कुछ हार्मोन्स छोड़ के या अलग अलग तरीकों से सब हर चीज को सॉल्व करता है। इट्स ए वेरी ऑटोमेटेड मशीन है। लेकिन हम इतनी अति कर गए, इतनी अति कर गए कि शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। हमारे शरीर ने भी बोला कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा उतनी आप तो बिल्कुल ही इतना इतना कुछ कर रहे हैं तो उतना कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, जैसे भी है, अपनी अपनी समझ है, अपने अपने तरीके हैं। तो हेल्थ को कैसे समझना है, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य बोलते हैं संस्कृत में। तो स्वयं में स्थित, जब हम स्वयं में स्थित हो जाएंगे ना तो ये सब समझ आ जाएंगी बात। अगर नहीं होंगे तो कितना मर्जी पढ़ लो, सुन लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम एक्शन में नहीं आ पाते। तो स्वयं में स्थित होना पहले बहुत बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य का मतलब ही यही है सब, स्वयं में स्थित। तो उसके लिए सबसे पहले क्या समझना है हमको कि हमको क्यों वीगनिज्म फॉलो करना है अपनी हेल्थ के लिए। हमें पहला कंसर्न मेरा, देयर आर थ्री कंसर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट वन कंसर्न ओनली विच इज हेल्थ। तो हेल्थ के लिए डेयरी जो है वो क्या देती है हमको। वो हमको फैट देती है, प्रोटीन देती है, कैल्शियम देती है। ये तीन चीजें देती है हमारी। तो अगर हम मॉडरेट हैं और अवेयर हैं कि ये डेयरी कहाँ से आ रही है, क्या जो जो कि पता लगाना आजकल की दुनिया में बहुत मुश्किल है कि ये डेयरी का कहाँ से क्या होके आ रहा है उसका। हमारे पास जो बटर भी आता है अमूल का, तो क्या क्या होता है वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी हेल्थ खराब होती है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल डेयरी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन डेयरी को प्रोड्यूस करने के जो प्रोसेस है ना वो इतने कमर्शियल हो गए हैं, इतने मनी माइंडेड हो गए हैं कि उनको सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। दे ओनली बॉदर्ड अबाउट देयर प्रॉफिट्स, बस प्रॉफिट्स, इकोनॉमी है, और ये सब चीजें देखते हैं वो। इवन गवर्नमेंट भी नहीं रोक पाती है उसको, क्योंकि उनको भी चाहिए, इनकम चाहिए जनरेशन के लिए उनकी, अ, अपने क्या बोलते हैं, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन है ये। तो हम अगर देखें कि डेयरी कंजम्पशन कहाँ ज्यादा होता है और कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है। डेयरी कंजम्पशन मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल है यूएस और यूरोप में, उसके बाद इंडिया में भी है। लेकिन आप ईस्ट साइड जाएंगे, फार ईस्ट जाएंगे, चाइना, जापान, और ये साइड जो ईस्ट फार ईस्ट है, वहां पे डेयरी का कंजम्पशन कम है। तो कम होने की वजह से आपने इफेक्ट देखा है, आप अगर चेक भी करेंगे गूगल में जाके, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कि कैल्शियम की कमी होती है, और जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे उसको कैंसर बोल लो, चाहे उसको ब्लड प्रेशर बोल लो, चाहे उसको हार्ट की इश्यूज बोल लो, वो सब
इस वक्त डेयरी उसका मेन रीजन है, मेन कॉज है। बिकॉज डेयरी वाले जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं, हमको वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक तो गाय के प्रेग्नेंट करते हैं बार बार, ओवर, यानी कि जैसे जैसे आप ह्यूमन में देखें, अगर हम अगर बार बार बच्चे पैदा करने लग जाएं, हैं, और लाइन लगा दें बच्चों की, हैं, तो हमारी जो माँ है उसकी हेल्थ का क्या हाल होगा, हैं? तो ऐसे ही गाय की भी हेल्थ जो है बिगड़ती जाती है, और उसको हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मशीनों से उसको मिल्किंग किया जाता है। तो हार्मोन जो इंजेक्शन लगाते हैं कहाँ जाएंगे, दूध में ही जाएंगे, तो दूध में आके हमारे ही पेट में जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है। हम अगर पुराने जमाने की बात करें तो डेयरी वॉज नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम, बट आजकल है, बिकॉज जो तरीका है डेयरी प्रोड्यूस करने का वो बहुत कमर्शियल हो गया। पहले घरेलू था, घरों में एक एक गाय पालते थे, उसका ध्यान रखते थे, उससे प्रेम करते थे, उसको प्यार से समझ के उसको कुछ खाने को देते थे, या? उसके बछड़े को भी उसका दूध पीने देते थे, जो कि डेयरी में नहीं किया जाता। तो दूध लॉजिकली देखा जाए तो बछड़े के लिए ही है सब, है। हम भी जब ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे जब दूध दूध तभी आता है माँ को जब बच्चा पैदा होता है। इसका मतलब कुदरत ने दूध दिया है अपने छोटे बच्चे के लिए जिसके दांत नहीं है? उसको कैसे ना कैसे करके खाना खाने को मिले, है। वो चबा तो सकता है नहीं, तो दांत, जब दांत आ गए तो उसके बाद चबाना शुरू, है, उसके बाद हम दूध बंद कर सकते हैं। दूध एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज नॉट इन अवर फूड साइकिल। इट इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन वी आर स्मॉल, व्हेन वी आर अनएबल टू कंज्यूम एनीथिंग एल्स अदर देन मदर्स मिल्क। बस इतनी जरूरत है सिर्फ। जो हम मदर्स मिल्क के लिए, इवन दैट ऑल्सो इज नॉट फॉलोड नाउ डेज। मदर्स के मिल्क के बजाय बच्चे को डे वन से ही फॉर्मूला मिल्क या डेयरी का मिल्क दिया जाता है? वो भी ये माओ की कमी है? वो नहीं चाहती। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको सीधा फॉर्मूला मिल्क, पाउडर मिल्क और ये सब डेयरी मिल्क दिया जाता है, जो कि सही नहीं है उनके लिए। तो ये एक हेल्थ रीजन है। कैल्शियम आप देखें, हम बोलते हैं कैल्शियम क्यों ले रहे हैं, लेकिन मिल्क जो होता है ना एसिडिक होता है, इट इज नॉट एल्कलाइन। जब एसिडिक होता है तो बॉडी हमारी मेंटेन करती है 7.4 पीएच। तो 7.4 पीएच जब एसिडिक की तरफ जाती है, यानी कि उससे थोड़ा अगर हाई जाती, सॉरी लो जाती है एसिडिक की तरफ, तो उस वक्त उसको एल्कलाइन बनने के लिए कुछ एसिडिक चीजों की जरूरत होती है। तो कैल्शियम को, सॉरी, एल्कलाइन होने की जरूरत पड़ती है, मैं थोड़ा गलत बोल गया। एसिडिक हो जाती है तो उसको एल्कलाइन की जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम एक एल्कलाइन कंपोनेंट है, तो उसको जब एल्कलाइन की जरूरत पड़ती है तो कैल्शियम को स्नैच करती है बॉडी से, बोन से। तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है, यानी कि बोन्स हमारी ऑस्टियोपोरोसिस में आ जाती है, यानी कि कमजोर हो जाती हैं। दैट इज वाई वेस्टर्न कंट्री जितनी है उसमें ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है, जो फार ईस्ट में जाओगे उसमें ऑस्टियोपोरोसिस कम है? तो ये असल में मिथ हो गया कि हम कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम होता है दूध में, लेकिन हम उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हमारी बॉडी इज नॉट मेड फॉर दैट कि थ्रू आउट लाइफ हमारी बॉडी कैल्शियम को दूध से निकाल के एब्जॉर्ब करे। तो ये एक हेल्थ रीजन है। दूसरा, ये सब चीजें कैल्शियम, प्रोटीन, फैट हर चीज में अवेलेबल है। कुदरत ने जितनी चीजें बनाई हैं हर चीज में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि खाली मिल्क में ही मिलता है, खाली डेयरी में डेयरी प्रोडक्ट मिलता है, हर चीज में। लेकिन हमारा टेस्ट अभी ऐसा बन गया है, देखा जाए तो हम अगर लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट तो पता होने के बावजूद भी कि हम हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम टेस्ट की वजह से लेते हैं और बॉडी की नहीं सुन पाते, शरीर की नहीं सुन पाते। तो इसलिए हमको यही समझना है कि हमको सोचना है लेने से पहले कि इज इट, आर वी टेकिंग बिकॉज ऑफ टेस्ट और बिकॉज ऑफ हेल्थ। हेल्थ के लिए बहुत चीजें हैं, हजारों लाखों चीजें कुदरत ने दी है हमको हेल्थ के लिए, जो इंसान को खानी होती है, ऐसे हर किसी प्रजातियों को दी हुई है। तो बेसिकली ये हो गया नंबर वन कंसर्न, इसलिए हमको डेयरी छोड़नी चाहिए। दूसरा,
दूसरा है प्रजातियों का कंसर्न। अभी जितने भी जानवर हैं, अभी जैसे हम गाय को ले लें, उसका दूध जो जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो बछड़ा है यानी कि मेल है, तो वो स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं मतलब कि नहीं भेजा जाता है, वो स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है, बछड़ा होता है तो। और जब फीमेल गाय बच्चा होता है, उसको पाला जाता है। शुरू शुरू में उसको सिर्फ दूध निकालने के लिए मुंह मुंह पे लगाते हैं, फिर बाद में खींच लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको कुछ ही उल्टा सीधा खिलाते रहते हैं जो भी है। लेकिन दूध इंसान के लिए, सिर्फ उसका दूध का कब्जा इंसान ने कर लिया है, यानी कि एक हम छीन लेते हैं जानवरों से दूध। तो ये कंसर्न, उसके बाद क्या होता है, जब गाय बड़ी होती है, बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, यानी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती उस वक्त उसको भी स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है। तो इसका मतलब क्या कनेक्ट करेंगे हम, कि जितने भी बीफ प्रोड्यूस हो रही है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, वो इसलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि दूध गाय देती है। इसलिए हम उसका इकोनॉमी अच्छा है, नहीं कि अगर हम सपोज दूध नहीं पिए गाय का और बेचे नहीं, तो हम गाय को बड़ा करने के लिए खर्चा आ जाए काफी, हम सिर्फ बछड़े के लिए गाय को बड़ा करते रहे, और फिर उसको उसका जब बीफ बनाएंगे काटेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ये सस्ता हो जाता है, बिकॉज गाय मुफ्त में पल रही है, उल्टा कमाई हो रही है गाय से। जब जब गाय को हम पाल रहे हैं, या डेयरी वाले जो पाल रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है गाय की वजह से, तो उसका जो मटन या तो क्या बोलते हैं बीफ है, वो सस्ते में मिल जाता है लोगों को, और खूब खाते हैं लोग उसको। तो इसका मतलब ये हुआ क्लियरली कि हम अगर दूध डेयरी पीते हैं, तो हम मीट इंडस्ट्री को एनकरेज कर रहे हैं, हमारी वजह से गाय कट रही है। तो और भी बहुत सारे रीजन है, मैं ये नहीं बोलूंगा खाली इसीलिए, लेकिन जो भी है हमको ये समझना है कि हमारी वजह से तो हो रहा है, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं उसको कटने की, बाद में आखिर में जाके तो कटना ही है उसको। ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि गाय बूढ़ी होगी और उसको आश्रम में ले जाके खिलाया पिलाना शुरू कर देंगे, अच्छी तरह बच्चे पालो पालो ये सब करो, वो भी नहीं है। वो बहुत रेयर कुछ जगह है जहाँ पे ऐसा काम किया जाता है, अदरवाइज 99% जगह पे गाय को काटने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये हो गया प्रजातियों का कंसर्न। तो हम तीसरा, एनवायरमेंट। मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, वेरी ब्रीफ में, सो दैट वी आप लोग बोर नहीं हो जाए इसमें। तो तीसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमने लास्ट में जब फ्राइडे को किया था, 2-3 हफ्ते पहले, उस वक्त हमने क्या समझा था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, ग्रीन हाउस गैसेस है, उसकी वजह से एनवायर जो एटमॉस्फेयर है उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बढ़ जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, अब और मॉइस्चर, ये सब जब बढ़ जाते हैं एयर में, तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट से हमारा जो नेचर है इम्बैलेंस हो जाता है। एक्चुअल में वो ग्रीन हाउस गैसेस जरूरी हैं, लेकिन कुछ हद तक, जिस 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 जो कैलकुलेशन कुदरत ने की है उसके हिसाब से, लेकिन हमने इतना जुल्म किया है, इतने हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि ट्रीज जो हैं वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते उतना। जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं, सफर करते हैं, मेनली ट्रांसपोर्ट में बहुत जगह होता है गाड़ियों को चलाना। तो अभी हम ग्रीन हाउस गैसेस को मैं सिर्फ समझाने के लिए बोला है, अभी गाय से क्या कनेक्शन है वो बताने वाला हूँ। क्या होता है, जब गाय को पालते हैं, तो उसके लिए फीड चाहिए। जब फीड चाहिए, उस फीड को उगाने के लिए लैंड चाहिए, जगह चाहिए, है? और उस जगह को बनाने के लिए जंगल काटने पड़ते हैं। जब जंगल काटते हैं, तो जंगल की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है एकदम, है? दूसरा क्या है, कम वृक्ष होने से एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ये फीड की वजह से जंगल काट, यानी कि हम अगर जाके चेक करेंगे एज पर फैक्ट ऑल्सो, तो 2/3 ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि अ, जानवरों के लिए फीड बनाती है, खाली गाय के लिए बनाती है, बकरियों के लिए बनाती है, सुअर के लिए बनाती है,
या जो भी हमारे जिस जानवर को हम खाते हैं उसके लिए फीड बनानी पड़ती है। वो तो वेजिटेबल ही खाते हैं ना। जो जितने भी जानवर वेजिटेरियन है ज्यादातर उनको ही काटा जाता है। जंगल में जाके शेर को कोई काट के नहीं खाता है, या किसी और जानवर को जो कार्निवोरस है उनको काट के कोई नहीं खाता है, लेकिन वेजिटेरियन जानवर को ही खाया जाता है। और वेजिटेरियन के लिए वेजिटेशन यूज की जाती है। तो उस वेजिटेशन जो है जंगल काटने पड़ेंगे, जंगल काटेंगे तो ट्रीज कम होंगे। और 2/3 इज फॉर फीड इज फॉर दीज क्रीचर्स, और 1/3 इज फॉर ह्यूमन बींग। हमारे लिए सिर्फ 1/3 जगह बस है, उनके लिए 2/3 है। तो कितना ट्री काट रहे हैं बिट्टू इनको पालने के लिए, जानवरों को पालने। तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके, हैं? तो बेसिकली ब्रीफली मैंने बता दिया है। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डाउट हो कुछ हो यू कैन आस्क, अभी पूछ सकते हैं मेरे ख्याल से। मैं ब्रीफली बता दिया जो भी, एनीबडी कैन आस्क। सिंह साहब, मैं पूर्णिमा। बोलिए। मुझे ये ये बात जानना है, जैसे आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल, दिस इज आई वाज वेरी वेल अवेयर, जो आपने जितने भी फैक्ट्स बोले हैं दीज आर ट्रू। नाउ अब हम जब वीगन बनना चाहते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, उसमें आपके क्या स्टेप्स रहे? आप कब से वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं? व्हाट वर योर इनिशियल स्टेप्स? अच्छा, दूसरा, आप फिर ये क्या आदि मिथ्स की जो वीगन्स होते हैं उनको B12 का डेफिशिएंसी होने का डर है, कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में, और भी कई सारे यू नो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स में कम हो जाते हैं, स्पेशली B12 का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो वो, और फिर आपने कैसे शुरू किया वीगन? बिकॉज देन इफ वी सी, हम अपना जो खाना देखते हैं रोज का, उसमें हमारे व्हीट है, राइस है, और दूसरे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, ये तो हमारी स्टेपल डाइट, इंडियन स्टेपल डाइट में आता है। देन पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमारा तो, मैं ये भी मानती हूँ, इंडियन डाइट में एक बहुत बड़ा गड़बड़ ये है कि हमारी जो प्लेटर में कार्ब्स बहुत ज्यादा है, वेजीज बहुत कम है। तो इनफैक्ट इट शुड बी द ऑपोजिट, शुड बी, बट वो कंडीशनिंग शुरू एक मिनट से। दोबारा बोलिए जरा, ये मेरे क्लियर नहीं हुआ जो बाद में आपने बोला। मैंने बोला हमारी इंडियन प्लेटर जो है खाने की, हाँ, उसमें थाली। कार्ब्स कार्ब्स बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है, समझ नहीं आया। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। कार्ब ज्यादा है, ओके ओके, समझ गया मैं। आप ज्यादा है, सही बात है यानी आपकी। कि रोटी, मतलब अगर आप अपना प्लेटर चेक करेंगे तो रोटी, चावल, अन्न जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, वेजीज और फ्रूट्स बहुत कम आएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही And बोल रहे I personally feel it should be the opposite, and whenever I tried the हो। opposite, एब्सोल्युटली। मुझे एब्सोल्युटली। मुझे हल्कापन महसूस होता है जब मैं वेजीज, फ्रूट्स और थोड़े से पल्सेस लेती हूँ, और कार्ब्स कम लेती हूँ। पर जो हमारी ये जो हमारी अब, अच्छा, फिर हम जब किचन में जाते हैं बीइंग अ लेडी, तो ये डिसीजन बड़ा मुश्किल है कि कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें। सो हाउ टू, आपने कैसे शुरुआत की? आपकी डाइट क्या है, पहले तो आप वो बताएं। हाउ हम्म। डू यू स्टार्ट योर डे? व्हाट डू यू ईट? व्हाट यू डू नॉट ईट? हाउ यू, जैसे मैंने B12 के बारे में बात की, या और जैसे कैल्शियम स्पेशली। सो व्हाट डू यू ईट एंड व्हाट यू डू नॉट ईट, एंड हाउ योर, for how long you're being vegan, and how ओके, it all started, and your diet. ठीक है। तो मैं वीगन हुआ 2006 में। मेरा रीजन हेल्थ नहीं था। मैं फॉर्चुनेटली, पता नहीं क्या है मेरे साथ, कि मुझे कभी भी कोई हेल्थ का इश्यू हुआ ही नहीं लाइफ। तो Wonderful. 2006, यानी कि मैं कितनी एज का था, अभी मेरी एज 67 है। तो 18 साल पीछे चले जाइए। तो मैं 49 ईयर्स का था जब मैंने Okay. वीगन हुआ। लेकिन 49 ईयर्स में भी, एज में भी, मुझे कोई हेल्थ का इश्यू नहीं था। और मैं होटल्स में काम करता था। होटल्स में काम करता था, ओबराय में, लीला में, मैरियट्स में, सब में 3-4 होटल में काम किया मैंने, अराउंड Okay. 25 to 30 ईयर्स। तो Okay. वहां पे मैं होटल का खाना ज्यादा खाता था। Mm-hmm. तो एक बार मैं क्या हुआ, अपनी वाइफ को लेके होटल गया, वहां जाके उनकी किचन दिखा रहा था।
तो वहां जाके जब अंदर गए किचन में, तो हम बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीजर होते हैं, बड़े बड़े ह्यूज, कमरों से भी बड़े बड़े हैं, उसमें सब नॉन वेज ये वो डेयरी वेरी सब पड़ी होती है। तो आई टुक हर देयर एंड शी रेड समथिंग, ये डेट काहे की लिखी है इसके ऊपर, पैकेट्स के ऊपर या क्रेट्स के ऊपर। तो मैंने बोला ये डेट जब ये परचेज किए गए, जब स्टोर में आए तब की लिखी गई। तो डेट थी 1 साल 1.5 साल पुरानी। तो ये जो मटन और चिकन और ये सब चीजें हैं, ये डीप में डाल दिए जाएं तो 1-2 साल भी चलते हैं। ये होटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, हम बाजार से फ्रेश कटवा के लाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हैं। तो राइट। और फिर क्या है, उस वक्त, ये 1993 की बात है जो कर रहा हूँ, उस वक्त यानी कि आज से उससे भी पहले, मेरा वीगन होने से पहले की बात है। उस वक्त जब हमने ये देखा, उस वक्त क्या होता है, एक इंपोर्ट बहुत चीजें होती थी। यानी कि अभी तो यहाँ सब कुछ बनता है, अभी पहले इंपोर्ट काफी चीजें इंपोर्ट होती थी, कई तरह की फिश, ट्यूना फिश और पता नहीं क्या क्या, कावियास, पता नहीं क्या क्या इंपोर्ट होते थे। तो इंपोर्ट करने के लिए ड्यूटी वगैरह लगती थी, उसको बचाने के लिए वो एक साल 2-2 साल का सामान एक साथ मंगाते थे और कोल्ड फ्रीजर में डाल देते थे। ये भी प्रॉफिट के लिए है, कॉमर्शियल के लिए। तो हमने उस वक्त डिसाइड किया कि आज के बाद हम नॉन वेज तो नहीं खाएंगे। दिस वॉज 93 से पहले स्ट्रॉन्ग नॉन वेज था मैं, यानी कि आई यूज टू ईट फिश, चिकन, मटन, एवरीथिंग। तो 93 को भी काफी टाइम हो गया अभी। उसके बाद 216 में दूसरा स्टेप किया हमने, मैंने, मैं और मेरी वाइफ दोनों एक साथ चल रहे हर चीज में। तो अभी अब आप अगर नोटिस करें तो मैं 18 साल से वीगन हूँ। रीजन हेल्थ नहीं है, जबकि हेल्थ रीजन से भी बहुत लोग वीगन हैं। मेरा रीजन है क्रूअल्टी टू एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। ये दो मेजर रीजन है मेरे। हेल्थ तो मेरे को प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं हेल्थ के लिए किया। तो कई लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो वीगन होते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन डोंट बिलीव ऑन टेस्टिमोनियल्स, अपने ऊपर प्रयोग करिए बस, तो ही समझ आएगा। तो B12 जो आप बात कर रहे हैं, B12 जो है गट बनाता है हमारा। B12 किसी फूड में नहीं होता है, सिर्फ नॉनवेज फूड में होता है या मिल्क में होता है सिर्फ। जब नॉनवेज फूड B12 क्यों होता है, क्योंकि वो जानवर के गट में बना हुआ B12 है। वो हम उसको काट के खाते हैं तो B12 उसका हमारे अंदर आ जाता है। लेकिन हमारी एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो, एक बात बताऊं आपको, इवन स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन जो जो मटन चिकन अंडा वगैरह सब खाते हैं, उनका भी B12 लो होता है कई बार। उसका रीजन ये है कि उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बनाती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी बिजी है डाइजेशन में, हावी है, हैवी चीजें जो खाते हैं डाइजेशन में ना। अगर हम आपने जो एक बात बिल्कुल सही बोली, पॉइंट एक आपने जो बोला, कार्ब ज्यादा खाते हैं। कार्ब्स जो है ना, दे आर हैवी टू डाइजेस्ट। तो जब वो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं तो हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उस पर लोड पड़ता है। जब वो लोड पड़ता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है इसके ऊपर ज्यादा। जब एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है डाइजेशन पे, तो हीलिंग बॉडी का नहीं हो पाता है, क्योंकि हीलिंग के लिए भी बॉडी को एनर्जी चाहिए है। अगर हमको फीवर आता है, वो हीलिंग है। लेकिन फीवर क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है फीवर लाने की। जब ज्यादातर लोग समझते हैं कि फीवर एक बीमारी है, नहीं है, फीवर एक क्योर है। फीवर जब आता है तो खुश होना चाहिए उस वक्त, यानी कि अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, अच्छा बहुत बढ़िया काम हो रहा है ये, फीवर आ गया तो फीवर को डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू की दवाइयां खाने की कोई जरूरत नहीं है। फीवर को चलने दें। ज्यादा 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 हाई होता है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई आपको बेयरेबल नहीं है तो पट्टियां कर लें, पानी की पट्टी माथे के ऊपर रखते हैं, वो कर लें अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। नहीं तो मैंने तो नहीं ली। करीब मे बी 15 साल हो गए, कितने हो गए मेरे को याद नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं ली। कोई फीवर होता है मेरे को है? लेकिन कोई दवाई का मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया किसी भी वजह से। नॉट इवन, ये नहीं कि खाली एलोपैथिक, आयुर्वेदिक की भी नहीं, होम्योपैथिक भी नहीं, नेचुरोपैथी भी नहीं, कोई भी दवाई यूज नहीं की है मैंने। वो इसलिए क्योंकि हम जब लाइट चीजें खाते हैं, जैसे उर्मिला जी ने बोला फ्रूट वेजिटेबल्स है, ये अगर ज्यादा खाएंगे अपने डाइट में, तो हमारी बॉडी को डाइजेशन करने का हल्कापन आता है, यानी कि दे आर इजी टू डाइजेस्ट।
तो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो बॉडी को हील करती है वो। जब हील नहीं कर पाती है तो फीवर ले आती है। फिर अगर तुमने ज्यादा कचरा खा लिया तो फिर कुछ 6 महीने 8 महीने बाद एक फीवर आ जाता है अपने आप, है? तो फीवर अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ एनर्जी है आपकी बॉडी में जो फीवर ले दे पा रही है, क्योंकि फीवर भी हीट है, हीट भी एनर्जी है। तो एनर्जी की कमी होती है जब आदमी में, जब लेथार्जिक हो जाता है आदमी, खूब एक्सरसाइज भी नहीं करता है, लाइफस्टाइल खराब है, फूड भी एकदम पिज्जा बर्गर चीज वगैरह यही खाता रहता है, तो उसको फीवर लाने की एनर्जी भी नहीं रहती है। तो हम सोचते हैं कि ये तो जो हेल्दी लोग हैं उनको तो फीवर आता है, जो अनहेल्दी लोगों को फीवर नहीं आता, तो हम सोचते हैं कि अच्छी बात है ये। लेकिन वो फीवर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो पता करने की जरूरत है। फीवर नहीं आने की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स हमारे जो है वो डिटेरिएट हो रहे हैं, यानी कि खराब हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मेरे को फैटी लिवर हो गया, या मेरी किडनी में क्रेटिनाइन लेवल बढ़ गया है, या मेरे हार्ट वीक हो गया है, या अपना आर्टरीज में चोक हो गई हैं, स्टेंट डालना पड़ रहे हैं। तो वो इसी का नतीजा है कि हम खाना पीना ध्यान नहीं रखते हैं। बॉडी को लाइट खाना दीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज द बेस्ट थिंग टू ईट, और उनमें सब कुछ है। भूल जाइए कि हमको ये कार्ब चाहिए या वो चाहिए, क्या बोलते हैं, प्रोटीन चाहिए या फैट चाहिए। कुछ कुछ ये तो अच्छा, एक बार बताइए, ये कार्ब प्रोटीन फैट हमारी जिंदगी में कब आए? जस्ट 100 साल पहले ही तो हमने समझा कि कार्ब प्रोटीन और फैट होते हैं। उससे पहले किसको पता था? सब खाते थे, पेड़ों पे फल फ्रूट लगे हैं, सब्जियां लगी हैं, वो खाते थे। इवन नॉनवेज भी खाते थे पहले, ऐसी बात नहीं नहीं खाते थे, लेकिन ज्यादातर वो एक्टिव रहते थे, यानी कि दे यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव इन देयर लाइफ। हम क्या करते हैं, घर से सुबह निकलते हैं गाड़ी के अंदर, एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर, ऑफिस के अंदर जाते हैं एयर कंडीशन चेयर पे, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, शाम को वापस आते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। तो हमारी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है किसी एक्टिविटी का, तो वो भी एक रीजन है। तो मेन चीज ये समझनी है कि डाइजेशन लोड कम करेंगे तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी हील होने के लिए। इसलिए वो हील नहीं होती है क्योंकि हम ओवर फीडिंग करते हैं अपने आप को। खाना जितना है, भूख हो उतना ही खाना है हमको, टेस्ट से नहीं। हम क्या करते हैं, कई बार कहते हैं अरे भूख लगी है, लेकिन अभी बोले उसको कि ये फ्रूट खा ले, नहीं नहीं फ्रूट नहीं खाना मेरे को। अभी आप बोलिए इसका मतलब भूख काहे की है फिर? इसका मतलब मन की भूख है, मन चाह रहा है कि कोई मिले, आइसक्रीम मिल जाए, या कोई चीज बर्गर मिल जाए, या पिज्जा मिल जाए, उसको हम खा लेंगे। लेकिन अगर सब्जी वो खाएंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं खाना मुझे। इसका मतलब भूख शरीर की नहीं है, वो मन की भूख है। तो सिंह मन साहब, की आई भूख। हैव क्वेश्चन हियर। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाउ, जब आप कार्ब्स नहीं खाते हैं, अगर आप जैसे आप फास्टिंग पे है फॉर एग्जांपल, आप एक दिन दो दिन जब फास्टिंग पे होते हैं, जो फास्टिंग वाला फूड होता है वही है ऑलमोस्ट वीगन डाइट ऑलमोस्ट, अगर आप उसमें से डेयरी हटा दें। एम आई राइट? हाँ आप जी, हाँ अगर फ्रूट्स और वेजीज खा रहे हैं, वेजीज भी नहीं होते हैं फास्टिंग में, तो पहले तो आप मुझे आपका प्लेटर बोलो, आपका जो डे कहाँ से शुरू होता है, व्हाट डू यू ईट, एंड व्हाट इज योर रूटीन, योर डेली का जो रूटीन है वो आपका क्या है इन टर्म्स ऑफ फूड, मेनली फूड, आपका प्लेटर क्या है। और दूसरा कि जब आप ये फ्रूट्स एंड वेजीज खाते थे तो इ- आपका वो जो एक हंगर वो है ना, वो यू डोंट फील, आपको फिर भूख लग जाती है। वो तो इसलिए मन की भूख है ना, वो टेस्ट टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये समझना है कि मन की भूख है कि शरीर की भूख है, ये समझना जरूरी है। अगर हम भूख लग रही है और हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं और जंक खाते हैं, इसका मतलब मन की भूख। इतना इतना ही समझना है हमको कि मन की भूख और शरीर की भूख में डिफरेंशिएशन करना हमको आना है, वो आना चाहिए बस, तभी हम कर पाएंगे। ठीक ये है, जरूरी आप अपनी प्लेटर बताइए सिंह साहब, आई वुड एम वेरी कीन प्लेटर, टू। आई टेल यू मेरे मेरे प्लेटर में का जो ये ग्रेन्स हैं, चावल है, गेहूं है, ये सब चीजें हैं, वो बहुत कम है। वेरी रेयरली आई ईट दैट। मैं ज्यादातर फ्रूट्स खाता हूँ या वेजिटेबल्स खाता हूँ, है? या थोड़ा प्रोटीन के लिए मैं चने वगैरह खा लेता हूँ, या राजमा, या दालें, है? या क्या बोलते हैं,
छोले पल क्या बोलते हैं, राजमा, ये क्या जो भी लेग्यूमेंस है जिनमें उनको प्रोटीन होती है। कैसे खाते हैं सर? आप उन्हें बॉइल्ड खाते हैं या आप उन पे नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा तड़का लगा के खाते हैं, प्याज मिर्ची डाल के? क्या, हाउ डू यू एवरीथिंग, ईट? मिर्ची डाल के, सब कुछ डाल के टेस्टी खाना खाता हूँ। सी, एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसा हाँ भी नहीं करना चाहिए कि हम इस हेल्थ के चक्कर में अपना एंजॉय नहीं कर पाए फूड को। वी शुड बी एबल टू एंजॉय द टेस्ट, मजा। एक बात बताऊं आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो रह गई है, हमारी बॉडी कैसे बनती है। हमारी बॉडी इसी फूड से बनती है, जो हम फूड खाते हैं बॉडी उसी से बनती है। हम चाहे कुछ भी है, कचरा खाएं तो भी उसी से बॉडी बनेगी, और अच्छा खाना खाएं तो भी बॉडी उसी से बनेगी। तो हमारे सेल्स जो है ना बॉडी में, देर आर कितने 100 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में। जो सेल्स हैं वो वही चीज, भूख लगती है तो वही चीज मांगते हैं जिसके वो बने हुए हैं। यानी कि आपने अगर कचरा खा के सेल बॉडी बॉडी बनाई है, तो वो कचरे को ही बार बार ढूंढते हैं, हैं? मैं कचरा बोल रहा हूँ ऐसे, मैं उन चीजों को बोल रहा हूँ जो अनहेल्दी चीजें होती हैं, उनको कचरा बोल रहा हूँ मैं। और जो साफ क्लीन फूड खाते हैं उनके सेल्स उसी से बने होते हैं। तो अभी जैसे मेरे को 15-16 साल हो गए हैं, तो इसलिए मेरे को अभी यही चीजें पसंद है, यानी कि मैं एंजॉय करता हूँ खाली फ्रूट खाने में, इतना मजा आता है मेरे को कि पूछो ही नहीं। और एक बात और है, एक मेरे को LIC एक लाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो हम जब जंक फूड खाते हैं तो मजा तो आता है, लेकिन खाना खाने के बाद हमको डिस्कम्फर्ट जरूर फील होता है। अरे ब्लोटिंग हो रही है, पेट हैवी हो गया है। सुबह फिर आप, हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉर्निंग सिंह साहब? नहीं, व्हाट वो डू यू ईट? एक मिनट, हाँ बताता हूँ, वही बताता हूँ। हाँ वो सब बताऊंगा डिटेल में। हाँ। तो जब हम गलत खाना खाते हैं तो बाद में तकलीफ होती है हमारे को, लेकिन जब मैं फ्रूट खाता हूँ, मैं अपनी बात करूंगा, तो फ्रूट खाते वक्त भी मैं एंजॉय करता हूँ, मजा लेता हूँ उसका। मैं सही बता रहा हूँ, जब फ्रूट खाता हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, यानी कि मैंगो खाता है क्या, आंखें बंद हो जाती हैं, मजा लेता हूँ स्वाद का। और फिर खाने के बाद जितना भी खा लिया फ्रूट, उसके बाद भी मजा ही मजा है, यानी कि दो ही, कोई तकलीफ ही नहीं है बॉडी में, कुछ बॉडी बोलते ही नहीं है कि प्रॉब्लम है मेरे को। तो इसलिए अब जब मेरा प्लेटर की बात कर रहे हैं आप, मेरा ब्रेकफास्ट सिर्फ और सिर्फ फ्रूट है, कुछ भी नहीं हो, नथिंग। और वो भी मैं कब करता हूँ, अराउंड 10 o'clock। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, इंटरमीडियंट फास्टिंग। हम्म। हमारी नेचर की ना साइकिल है? क्या साइकिल है वो? ईटिंग टाइम, रिपेयर टाइम, है? जैसे ईटिंग टाइम कौन सा होता है, जब सूर्य होता है, सूर्य मतलब सनराइज के बाद हमारा ईटिंग टाइम शुरू होता है। आप अगर नोट करेंगे, हर जानवर, हर पक्षी, जंगल में कहीं भी चले जाओ, वो सब सिर्फ दिन के टाइम ही खाते हैं। 7 बजे सारी चिड़िया चहचहाट बंद करके जाके सो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि सूरज डूब चुका है, अभी अभी खाने का टाइम नहीं है। एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो रात को भी 12 बजे, 1 बजे, जितने बजे मर्जी खाता है, और उसके बाद सो जाता है, इसलिए उसकी हेल्थ खराब रहती है। तो हम जब खाएंगे उसको टाइम से, यानी कि अगर रात को 7 बजे मेरा लेटेस्ट है, आप थोड़ा धीरे धीरे उस पर आ सकते हैं, लेकिन 7 बजे मेरा लेटेस्ट, 7 बजे बाद मैं बिल्कुल मुंह के ऊपर टेप लगा देता हूँ, यानी कि पूरा फुल खाना खा लेता हूँ। अब क्या खाता हूँ वही बताऊंगा आपको, लेकिन 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूँ, और सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाता हूँ। तो इससे क्या फायदा होता है कि बॉडी ना, हम सोते हैं तो ही रिपेयर होती है वो, जो उसके अंदर रिपेयर वर्क, जो अंदर मजदूर मजदूर कौन से होते हैं, माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स अंदर काम कर रहे होते हैं 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में। वो सब इसी काम में लगे हैं कि बॉडी को ठीक किया जाए, डाइजेस्ट कैसे करना है, बाहर कैसे निकालना है, एक्सक्रीट कैसे करना है, सब जो बचा खुचा जो फाइबर है उसको बाहर कैसे निकालना है, वो सब वो मजदूर, यानी कि इतने सारे 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो यही काम है उनका। तो हम अगर दवाई भी खाते हैं या एंटीबायोटिक भी खाते हैं, तो वो माइक्रोब्स जो है अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसमें सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी होते हैं। तो हम दुर्जन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सज्जन भी बेचारे मर जाते हैं। जब सज्जन मर जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी तकलीफ में आ जाती है? उसको फिर हम प्रोबायोटिक चीजें ढूंढते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, पोस्ट बायोटिक करते हैं। लेकिन देखना हमको बेसिकली ये है कि हम
जब रात को नहीं खाते हैं तो बॉडी रिपेयर होती है, उसके जो माइक्रोब्स काम पे लग जाते हैं, उनको एनर्जी भी मिलती है क्योंकि डाइजेशन लोड नहीं है। 7 बजे हमने फिनिश कर दिया, इसका मतलब मे भी सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाता खाना, यानी कि आप अगर 9 बजे 10 बजे सो रहे हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका। अभी आपकी बॉडी में नींद भी अच्छी आएगी और काम भी अच्छा होगा। अंदर अंदर जो काम कर रहे हैं मजदूर, वो एनर्जी से करें क्योंकि उनको और काम करना है, डाइजेशन का काम तो लोड खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ उनको शरीर को हील करने के लिए काम करना है, तो शरीर को हील करते हैं। ऐसे ही सुबह उठेंगे, उससे सबसे पहले हमको एक्सरसाइज करनी है, या जो भी फिजिकल काम है वो यानी मी टाइम, योगा कर लो, वॉक पे चले जाओ, स्विमिंग कर लो, जो भी कर लो, वो सुबह का काम है बिना ब्रेकफास्ट खाए। ये लोग क्या समझते हैं नाश्ता करके फिर करेंगे, नहीं, नाश्ता बाद में। तो पहले ये एक्टिविटी कर ली, उसके बाद 10 बजे करीब मैं फ्रूट खाता हूँ। 10 बजे फ्रूट खा लिया, फिर 12:30 1 बजे तक मैं अपना लंच करता हूँ, जो कि वीगन लंच होता है। वीगन मीन्स आई डोंट यूज एनी डेयरी प्रोडक्ट और एनी, वीगन का मतलब नॉन वेज भी नहीं है, ये मतलब हो गया। तो उसमें मैं कार्ब्स कम खाता हूँ और बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और लेग्यूमेस, दालें वगैरह खा ली है, राजमा जैसे आपने पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ये चीजें खाता हूँ। और शाम को, अच्छा, दिन में सैलेड भी खा लेते हैं। जैसे दिन में सैलेड खाना क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझनी। हम जब कुक्ड फूड खाते हैं ना, यानी कि गैस पे गर्म किया गया फूड, तो उसके अंदर कुछ विटामिन हैं या कुछ मिनरल्स जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन बी है, उस बी में ये B12 भी इंक्लूडेड है। तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर फूड में है तो जो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसकी कमी कैसे पूरी होगी, उसके लिए हमको रॉ फूड खाना जरूरी है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड में भी है। अब सैलेड काट के खाएं सबसे पहले। अच्छा, लंच करने से पहले ना थोड़ा सा सैलेड, यानी कि करीब करीब 25 to 30% ऑफ योर फूड यू शुड ईट योर सैलेड। तो सैलेड से जो जो चीजें डैमेज हो गई हैं कुकिंग में, वो उनका भरपूर कम मिलता है हमको उसमें से। इसका मतलब हमने विटामिन सी, इसीलिए नींबू को कभी हम निचोड़ते हैं सब्जी में या किसी में, तो पूरी बनने के बाद निचोड़ते हैं, क्योंकि नींबू विटामिन सी होता है, अगर पहले निचोड़ दिया तो वो डैमेज खत्म हो जाएगा विटामिन सी, इसलिए हमेशा एंड में। तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है, वो उसको उसको कंपनसेट करने के लिए हमको रॉ फूड खाना है, जो कि सैलेड्स है और फ्रूट्स है। अच्छा, अभी शाम को क्या करता हूँ, अगेन फ्रूट्स। मैं तो फ्रूट खाता हूँ, आप चाहें तो उसको ये मील बना सकते हैं वीगन, लेकिन मैं शाम को भी फ्रूट ही खाता हूँ। तो इसका मतलब मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट फ्रूट है, शाम का डिनर फ्रूट है 7 बजे से पहले, कभी तो मैं 5:30 6 बजे ही खा लेता हूँ। और बीच में जो है लंच है वो वीगन लंच है, इसमें जो भी है ग्रेन्स कम है मेरे, और बाकी। अच्छा, एक बात और समझनी जरूरी है, लोगों को थोड़ा सा मिथ वहम ये होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रोटीन कहाँ से आएगी, कैल्शियम कहाँ से आएगा, सोडियम कहाँ से आएगा, पोटेशियम कहाँ से आएगा। सब कुछ है। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, फ्रूट के अंदर अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन के पार्ट ही तो है, यानी कि हमारी बॉडी जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उसके अमीनो एसिड बनाती है, उस अमीनो एसिड को सेल्स में भेजती है ब्लड के थ्रू, है, ब्लड में डालती है, ब्लड के थ्रू सेल्स में भेजती है। तो वो प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स ही है, तो फ्रूट्स में अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं। एक्चुअल में हम, वही मैं बोल रहा था पहले कि हमने 100 साल पहले पता किया कि प्रोटीन कार्ब्स ये वो सब होते हैं, तो हमने शुरू कर दिया डिवीजन करना फूड का। तो डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक चीज में हर कुछ है, कार्ब्स भरपूर है फ्रूट्स और वेजिटेबल। मतलब हमको कार्ब्स खाने की जरूरत नहीं है अलग से, आप नहीं भी खाएं कार्ब तो चलेगा, सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे तो, है। और जो जो दालें हैं और लेग्यूम्स है उसमें प्रोटीन भरपूर है, और फ्रूट में ही प्रोटीन भरपूर है, तो सब प्रोटीन पूरी हो रही है हमारी। फैट, अच्छा, ये चीजें जो है ना, कार्ब्स तो हमको हर चीज से मिलता है, यानी कि हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कार्ब कैसे पूरी करें अपने शरीर का, वो अपने आप होता है, क्योंकि हर चीज में कार्ब है। आप प्रोटीन वाला फूड खाओगे उसमें भी कार्ब है, जो फैट वाला खाओगे, जैसे क्या बोलते हैं, नट्स हैं, बादाम है या अखरोट है, उनको भिगो दिया थोड़े से और शाम को खा लिया है, तो वो थोड़ा फैट की भी पूरा करते हैं, जबकि फ्रूट में सिर्फ फैट की थोड़ी कमी होती है। फैट के लिए थोड़ा सा आप नट्स वगैरह खा सकते हैं चाहे तो, है? नहीं तो अपने आप कहीं ना कहीं से बॉडी बना ही लेती, पूरा कर लेती। तो मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आई।
और और B12 जो है सब हाँ हाँ जी। fruits you eat, mixed fruits, you eat one fruit at a time, you एट ए eat. टाइम आई यूज वन फ्रूट। वो भी उसका रीजन भी क्या है Hmm. कि हमारी बॉडी ना डाइजेशन के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं ना, इवन हाथ भी टच करते हैं तो वो अपने आप ही ब्रेन को मैसेज जाता है कि अभी ये मैंगो आ रहा है मुंह में। हम सोचते हैं तो आ गया ना, ब्रेन को मैसेज आता है। तो ब्रेन ही एक ऐसी चीज है जो हॉर्मोन्स रिलीज करती है बॉडी में। वो ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि अब ये वाला हार्मोन रिलीज करो, या पेनक्रियास को बोलती है कि ये वाला एंजाइम रिलीज करो। तो वो रिलीज एंजाइम्स है ना, उसी हिसाब से होता है। जब हम बहुत मिक्सिंग करके खा लेते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बॉडी में। लेकिन मिक्सिंग खाना भी जंक से तो अच्छा है? लेकिन आप खाएंगे तो एक टाइप का फ्रूट खा लिए एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे दूसरा फ्रूट खा लीजिए। ये नहीं कि खाली एक ही फ्रूट रोज खाना है। आप चेंज कर सकते हैं अपने फ्रूट एज यू वांट, बट बेसिकली बेटर है, प्रिफरेबली ईट ओनली वन फ्रूट एट ए टाइम। So in short, आप जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो फ्रूट ले रहे हैं. बिल्कुल Meal in a way which is legumes or sabzi or little bit of carbs is your lunch, which is at about 12. करेक्ट। And then from 12 to 7 you don't eat anything, maybe salads in case you feel hungry, so you eat salads. And then शाम को भी जो आप खाते हैं वो fruits ही है. फ्रूट ही खाता हूँ। Am I right? So बिल्कुल इस बिल्कुल आपका जो ये पका हुआ खाना जिसे बोलते हैं वो आप एक ही बार खा रहे हो. बिल्कुल। जी. Okay. तो मैं You don't feel any uh, discomfort or any kind of weakness कि मुझे नो भूख नो लग रही नॉट है, एट मुझे ऑल। I want to मैंने have मैं आपको one बता रहा food. हूँ, मैंने कोई दवाई नहीं ली अभी तक कभी किसी चीज के लिए, तो डिस्कम्फर्ट कैसे फील करूंगा? हाँ जी. तो Okay. there's And you never don't never eat, a discomfort। आप कभी बटर मिल्क चाय कॉफी वो भी नहीं, आप चाय नहीं. कॉफी भी नहीं पीता मैं। अच्छा. चाय चाय कॉफी कॉफी और वो भी आप, ये जब से आप वीगन हुए तब से ही आप चाय कॉफी भी नहीं पीते या शुरू से ही नहीं पीते? नहीं, चाय कॉफी मैंने आई थिंक वीगन बना तभी से, क्योंकि ज्यादातर चाय कॉफी में दूध डलता है ना, हाँ जी. इसलिए मैंने बंद की थी बेसिकली। अभी तो आजकल तो खैर दूसरे दूध भी आ गए हैं, सोयाबीन का सोया मिल्क आ गया है, ओट मिल्क आ गया है, हाँ कोकोनट जी. मिल्क आ गया है। तो अभी अभी लोग यूज करते हैं उनको, तो ठीक है कुछ हद तक कि टेस्ट पूरा करने के लिए इवन वीगन आइसक्रीम भी आ गई है। तो आइसक्रीम यू कैन, इफ यू वांट टेस्ट करना है, एंजॉय करना है, तो कभी कभी वो भी खा अबाउट लेते आइसक्रीम, आप आइसक्रीम भी नहीं खाते बिकॉज दैट्स हैं। ऑल्सो नो नहीं. नो एनी मिल्क प्रोडक्ट बीट बटर. अच्छा, व्हाट अबाउट छाछ लस्सी कर्ड? नो, नथिंग. कुछ नहीं कुछ नहीं। नथिंग. दूध को मैं टच ही नहीं करता हूँ ना, मैं नो, आई डोंट टेक एनीथिंग। ओके. एंड देयर इज नो इशू ऑफ B12 का जो ये हल्ला है. नो इश्यू। मेरा B12 200-250 के करीब है, और मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ हर 6 महीने, यानी कि 6 मंथ्स में अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ मैं। और मेरा B12 एकदम परफेक्ट है, देयर इज नो इश्यू। ओके. एंड नो प्रोटीन, जैसे बाल झड़ते हैं तो बोल रहे हैं कि प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो. सॉरी। बाल, जब आपके हेयर फॉल होता है सिंह साहब, हेयर फॉल होता है तो ये बहुत बताया गया है प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए. आपका हेयर फॉल हो रहा है तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए. तो मैंने आपको अभी बताया ना, प्रोटीन. मैंने आपको हाँ बताया जी. कि फ्रूट्स के अंदर बहुत भरपूर प्रोटीन है। फिर लेग्यूमेस खाओ ना, दालें खाओ, ये चीजें खाओ, उसमें प्रोटीन है। तो उसके लिए दूध ही क्यों पीना है प्रोटीन के लिए, या चीज ही क्यों खाना है? ये बोलना राइट. चाह रहा हूँ, प्रोटीन वाली चीज। लेकिन हमारे सेल पहले, अब ये क्या है, शुरू शुरू में डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप उस आदत या एक्लिमेटाइज हो जाएंगे, उस हैबिट में आ जाएंगे, तो आपको बिना बाकी चीजों के अच्छा लगने लगे। यानी कि आपके लिए जब हम ये आर्ट इज एब्सोल्युटली आउट, यू डोंट इवन टच इट. नो नो, आई डोंट टेक एनी डेयरी प्रोडक्ट। नो. उसका रीजन ग्रोसरी. मेनली, मैं कब से ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ डेयरी के ऊपर, जब से मुझे क्रूअल्टी और एनवायरनमेंट का ही पता चला है। हेल्थ का तो मेरे को प्रॉब्लम था ही नहीं, इसलिए मैंने कभी दूध हेल्थ के लिए नहीं पकौड़ों छोड़ा। पकौड़ों में तो डेयरी नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट पकौड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन हाँ, पकौड़ा. सी, वो मतलब एक तरह से ये बोलूंगा कि ज्यादा हार्म तो नहीं करेगा, कम खाओ, मॉडरेट क्वांटिटी में टेस्ट के लिए खा सकते हैं। ये ऑयल है उसमें सिर्फ,
ऑयल इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी फॉर अस, बट राइट। मॉडरेट क्वांटिटी में इज ओके। जैसे सब्जियों दालों में थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं डाल, जीरो ऑयल। मैं माई वाइफ कुक्स विदाउट ऑयल इन, देयर इज नो इश्यू। ऑयल को मॉडरेट क्वांटिटी में रखो। अब पकोड़े हम रोज तो नहीं खा सकते ना, ये तो नहीं रोज ही पकोड़े तल के खा रहे हैं। तो ये हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी खा लिया एक बार तो चलता है, कोई बात नहीं। अभी मैं बाहर जाता हूँ कई बार, वड़ा पाव मिल रहा है, वड़ा पाव गरम गरम है तो खा लेता हूँ एक आध, तो दैट्स नॉट इश्यू। ऐसा नहीं है स्ट्रिक्टली बिल्कुल, लेकिन डेयरी के लिए स्ट्रिक्ट हूँ सर। बाकी चीजें मैं कुछ भी खा लेता हूँ, कभी हम्म। जरूरत पड़े तो। ऐसा नहीं है कि मन करे तो खा लेता जी। हूँ। आई एम ठीक है। क्वाइट फ्लेक्सिबल विद अदर थिंग्स। बट डेयरी इज जीरो, बस डेयरी एब्सोल्युटली जीरो। डेफिनेटली। हम्म। एक्चुअल में क्या टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, इसलिए सबका। हाँ जी, नहीं मैंने किए क्वेश्चंस, आई थिंक मुझे ज्यादा इस बारे पे था, बिकॉज ये इसका मेन कुछ रीजन ये भी है, माय हस्बैंड इज अ डॉक्टर, सिंह साहब। अच्छा। ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, ही इज अ राइट। पीडियाट्रिक। तो उनसे मेरी जब भी ये बात होती है वो बोलते हैं डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस, ये सब आई नो, बिल्कुल। इवन माय डॉटर इन लॉ इज ए डॉक्टर इन यूएस। हाँ, अभी उसको यूएस में करीब तो ये बात हजम होना तो बहुत दूर, वो सुनते भी नहीं। जबकि मैं उनके साथ भी मेरा इश्यू रहता है। लेकिन क्या है कि अभी उन्होंने जो पढ़ा है वही बोलेंगे ना, पढ़ा अभी क्या कर है सकते हैं। उसको वो फॉलो, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अच्छा, दूसरी बात, एक और बात बताऊं, देयर इज अ लॉट ऑफ conspiracy and again profit making in medical industry also, in pharma industry basically. फार्मा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक सर्किट वो है जो ये। है स्पॉन्सरर हैं हॉस्पिटल्स के और मेडिकल कॉलेजेस के, जितने भी फार्मा इंडस्ट्री वाले हैं जो हम्म। स्पॉन्सर करते हैं, तो वो उनको वही बोलते हैं जो उनको बनाना है, बेचना है, वही सिखाते हैं। वो भी तो है सिंसा, आपको, पर जो ये पढ़ के आए ना किताबों में, हाँ वो वेस्टर्न किताबें, ज्यादातर फॉरेन ऑथर्स की, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। एंड द मेजर इशू इज, इफ यू इवन टॉक अबाउट आयुर्वेदा और होम्योपैथी और इवन नेचुरोपैथी, उसके कोई प्रूवन फैक्ट्स, स्टैब्लिश्ड डेटा नहीं है। So medical science runs on data, on experiments, on राइट। it is proved. लेबोरेटरी में एक बार प्रूव हो गया तो उसकी मेडिसिन बन गई और वो फिर जनता में चली गई। आपने लेकिन अगर हम इसमें आप, पूछेंगे तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई मेडिकल, कोई कागज पे डेटा का प्रूफ नहीं है कि दिस इज हाउ इट इज, कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, या इट या, इज डॉक्यूमेंटेड। इट या, इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। सो मेडिकल साइंस इज मेनली, वो बोलते हैं आप हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ, हम अभी मानते हैं आपकी बात, डॉक्यूमेंट्स नहीं। अच्छा, तो आप ना एक काम करिएगा, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है व्हाट द हेल्थ, नेटफ्लिक्स पे है वो। अच्छा, आप इसमें हमारे ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा, देन वो आई वो आप प्रॉब्ली हैव। देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या कॉन्स्पिरेसी है मेडिकल इंडस्ट्री में, बिल्कुल जी जी। उसमें ट्रू ट्रू बताया गया एकदम से। तो ये ओके। इवन डॉक्टर भी देखेंगे तो उनको भी समझ आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्यों इतना फोर्स किया जा रहा है दवाइयों के ऊपर, इसके ऊपर फार्मा इंडस्ट्री का बहुत जबरदस्त लॉबी है। तो थैंक्सफुली माय हस्बैंड इज नॉट इनटू लॉट ऑफ मेडिसिन। इनफैक्ट वो जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो बोलते हैं सबसे पहले वो चाहते हैं कि बिना मेडिसिन के इनको हाँ, बेनिफिट किया जाए। ये असली He's डॉक्टर no है। medicine guy. He doesn't, though he is a fruit guy. But when I talk about vegan, he says no. This is, तो वो vegan के फेवर में नहीं है, बाकी वो दवाइयों हाँ, के फेवर में कभी नहीं है इसलिए कि नहीं है ना, बुखार आ गया दवाई खा लो। इसलिए नहीं है, रीजन यही है कि वो सोचते हैं कि प्रोटीन कहाँ से आएगी, कार्ब्स कहाँ से आएंगे, ये तो वो कैल्शियम प्लेटर, कहाँ से आएगा। वाला प्लेटर देखते हैं ना, जो बचपन में हम हाँ, पढ़ाया गया है कि ये वो जो फ्रूट का एक प्लेटर दिखाता है ट्राइंगल में, ये ज्यादा खाइए कम खाइए ऐसे करके, प्रोटीन कार्ब्स ऐसे उनके जो डिवीजन है प्लेटर की वो ऐसे है। तो दे डोंट सी एज अ होल। तो वो भी है। एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक हम बहुत हाँ जी, लेट हाँ हो जी। गए हैं। मतलब नहीं, आपका व्हाट्स योर बैकग्राउंड सिंह साहब, एज अ प्रोफेशनल, व्हाट वर इंजीनियर, यू डूइंग लाइक? I am an engineer and I worked with hotel industry in projects and maintenance for 30 years. ओके, सो इंजीनियरिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट Mechanical, इंजीनियरिंग भी बड़ी, mechanical. मैकेनिकल इंजीनियर। ओके 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 ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन माय क्वेश्चन। आई थिंक इट्स मोर ऑफ डिसिप्लिन, सिंस इफ नॉट रॉन्ग। तो Yes, yes. वो शुरू में वो डिसिप्लिन अपने अंदर, हम बी इट योर रूटीन एंड योर फूड, द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इवन, आप वीगन हो या नहीं हो, Discipline, डिसिप्लिन, consistency, sincerity, कमिटमेंट। commitment.
ये सब चीजें हैं। जी जी। आई थिंक आई एम डन इन केस ओके, अभी गुड मोना गुड भी गुड गुड। नहीं और तो कोई है भी नहीं अभी, तो हम क्लोज कर देंगे। ठीक है ओके ठीक है जी, थैंक यू ठीक सो है। मच थैंक फॉर यू सिंह अटेंडिंग साहब, दिस थैंक्स अ सेशन। लॉट, थैंक यू। या थैंक्स थैंक्स, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।